हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड। हम करवा रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे, उनके लिंक हैं, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी उनको आसानी से देख सकते हो। राइट नाउ हम करेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया था, 18 स्लाइड तक हमारी हमने करवा दी थी आपको। आगे हम करेंगे स्लाइड 19। देखो, ये वो महिला हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी फ्रांस के अंदर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये एक्टिव वीमेन थी और इन्होंने एक अपना ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड दे एक्सक्लूडेड, मतलब जैसे राइट्स मिले हुए हैं आम मेल को, वैसे ही फीमेल को भी राइट्स मिलने चाहिए। तो उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन बनाया और 79 के जो है अंदर नेशनल असेंबली बनाई गई थी। और फिर इनको क्या किया गया, इनके साथ में 1793 के अंदर जो है इस महिला को क्रिटिसाइज किया गया जैकोबियन गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर इनको जो है नेशनल कन्वेंशन ने जो है इनके ऊपर चार्ज लगा दिए ट्रिजन के, मतलब देशद्रोही की। इनको देशद्रोही बना दिया अपने ही देश के अंदर और फिर बाद में इनको एग्जीक्यूट, मतलब फांसी दे दी गई। राइट, आगे हम करेंगे आपका नेक्स्ट। ये देखिए आप, ये उस टाइम में देखिए महिलाएं कैसे दुकानों के सामने, अब वीमेन्स क्वीइंग ऑफ द बेकरी, जो ब्रेड रोटी के रेट बढ़ गए थे उस टाइम के अंदर जो है कैसे महिलाएं जो है लाइन बना लगा के खड़ी हुई थी दुकानों के जस्ट आगे। नेक्स्ट हम करेंगे आपका यहां से द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, कैसे हटाया गया दास प्रथा को। स्लेवरी क्या होता है? नौकर, दास, गुलाम, स्लेव कहते हैं उनको हम। राइट, one of the most revolutionary social reforms of the Jacobean regime was the abolition of slavery in the French colonies। अब सबसे मेन काम क्या हुआ है इस गवर्नमेंट के अंदर? जो गुलाम प्रथा है उसको बंद कराया गया। द कॉलोनीज इन द कैरिबियंस, Montego, Guadeloupe and the San Domingo were important supplies of the commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। यहाँ पर कैरेबियन जो एरिया है, कॉलोनीज जो इनकी कैरेबियन कॉलोनी थी, वहां पर किसका काम हो रहा था? तंबाकू, इंडिगो, शुगर और एंड कॉफी का यहाँ पर जो है प्लांटेशन होती थी। तो इन कामों को करने के लिए गुलामों की जरूरत पड़ती थी, तो उन गुलामों को लाना था कहीं ना कहीं से। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस एंड टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स मेंट एज शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। अब इन प्लांटेशनों का, जो ये प्लांटेशन है आपकी तंबाकू, इंडिगो, शुगर, इनके खेतों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए होंगे आपको। यूरोपियंस जो अंग्रेज लोग हैं जो वहां के, वो तो जा नहीं रहे थे काम करने के लिए दूर दूर तक। सो दिस वाज मेट बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। अब यहाँ पर स्लेव जो होते हैं दास, उनकी खरीद फिरोत हो रही थी। कहाँ कहाँ पर? ट्रायंगुलर इनके बीच में व्यापार होता था, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से स्टार्ट होती है स्लेव ट्रेड। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट टू बारडॉक्स एंड नेंटेंस टू द अफ्रीकन कोस्ट। अब यहाँ पर ये दो पोर्ट हैं, ये नाम याद रखना आप लोग, जहां से क्या होगा, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्स। ये लोग जो है गुलामों को खरीद के लाते थे इन दो पोर्टों से, और जो इनके मेन जो ठेकेदार होते थे, जहां पर उनके पास बहुत सारे गुलाम होते थे और वो उनको गुलामों को बेचते थे। ये इंसान हैं जो बेचे जा रहे हैं गुलामी के लिए। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into the ship for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean। इन लोगों को अच्छी तरह से बांध के और 3 महीने के लिए शिप में लोड कर देते थे, जहां पर इनको पहुंचाना था वहां पर आसानी से पहुंच जाएं। और ये अक्रॉस अटलांटिक ओशियन को पार करके कैरेबियन तक इनको पहुंचाना था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, जहां पर इनको बेच दिया जाता था उन लोगों को जहां इनको जरूरत थी। The exploitation of slaves labor made it possible to meet the growing demand in European। और इससे जो है यूरोप की पूरी जो डिमांड है वो पूरी हो रही थी इन लोगों की वजह से। राइट, यहां तक आपको इमेज क्लियर आ रही होगी समझ में कि कैसे लोगों को गुलाम बनाकर
यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा था, राइट। और पोर्ट सिटी जहाँ से इनको लाया जा रहा था, नैंटेज और बोर्डोक्स, ये इसको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। और ये जो है जहाँ से इनका व्यापार हो रहा था वहाँ पर पैसे का फ्लो तो होगा ही, जहाँ पर खरीदा फिरोज जाएगी तो वहाँ पर बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें बनाई जाएंगी, लाइक throughout the 18th century there was a little criticism of the slavery of the France। अब यहाँ पर 18th century के अंदर बात उठती है कि भाई स्लेव प्रथा को बंद क्यों नहीं कर सकते हम लोग, राइट, क्योंकि ये भी तो ह्यूमन राइट्स के अंडर आती हैं सारी चीज़ें। The National Assembly held long debates about whether the rights of the men should be extended at all French subjects, including those in the colonies। जैसे सभी लोगों को लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, वैसे ही इन लोगों को भी सब चीज़ें चाहिए। क्यों ना इन लोगों को भी जो है वो सारी चीज़ें मिले, स्लेवरी सिस्टम को बंद कराया जाए। बड़ी बड़ी डिबेट होती थी इन मसलों के अंदर, बट ही डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग अपोजिशंस फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन देखो, लोग चाह रहे थे कि बंद हो, लेकिन उनको फियर था किसका? अपोजिशन का, ठीक है। अपोजिशन की मीन्स बिजनेसमैन जो सरकार को चलाने में हेल्प कर रहे थे, पैसा दे रहे थे अच्छे खासे, ठीक है। तो वो उनकी इनकम के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ जाता स्लेव, क्योंकि स्लेव जो है उनके खेतों में काम कर रहे थे बिजनेसमैन के, वो क्यों इसको बंद कराने लगे फिर। इट was finally the conventions which 1794 legislated to free all the slaves in the French overseas possessions। 1794 के अंदर जो है पास कर दिया गया फाइनली कि भाई जो है जो स्लेवरी सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाए पूरी तरह से, राइट। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर्स। 10 years later नेपोलियन, अब यहाँ पर ये बंद हो गई है, लेकिन 10 साल बाद एक आदमी आता है, उसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, ये दोबारा फिर 10 साल के बाद जो है बंद होने के बाद उसको दोबारा चालू करवा देता है स्लेवरी सिस्टम को, जो गुलाम प्रथा है। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम्स एज इंक्लूडिंग द राइट टू enslave अफ्रीकन निग्रोज इन द परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उन लोगों ने, यूरोपियंस लोगों ने मान लिया कि अगर उनके पास गुलाम नहीं होंगे, उनके पास पैसा नहीं आएगा, और ये उनका हक है गुलामों से काम करवाना। ये मतलब कि ऐसा समझ जैसे कि उनको हक मिला है, भगवान ने उनको हक दे रखा है कि आप गुलामों से जो कुछ मर्जी काम करवाइए और आपका ये राइट्स है। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। लेकिन फाइनली जो है फ्रेंच कॉलोनी के अंदर जो है 1848 तक जो है स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। आगे हम करेंगे, ये देखिए, ये स्लाइड आपकी होगी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट हम देखिए रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रिवोल्यूशन क्या हो रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वियर? क्या पॉलिटिक्स बदल सकती है जो लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं? ऑफ कोर्स बदले गई। द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड, ये भी चीज़ें बदल दी जा सकती हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 फ्रांस सो मैनी सच चेंज इन द लाइव्स ऑफ द मैन, वीमेन एंड द चिल्ड्रंस। 1789 के बाद काफ़ी सारे चेंज देखी गई, किसके अंदर? महिलाओं के बीच में, आम आदमियों के बीच में, बच्चों के बीच में कुछ चेंज किए गए या फिर देखे गए, राइट। The revolutionary governments took upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice। अब जो पूरे आइडिया हैं वो फ्लो करने लगे थे आम लोगों के बीच में कि हमें इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, और हर एक की एक चाह थी कि भाई उन्हें एक फ्रीडम राष्ट्र की डिमांड हो रही थी पूरी की पूरी, और वो पूरी भी हो चुकी थी। और वन इम्पोर्टेंट लॉ डेट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन समर ऑफ 1789। आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने बेस्टाइल जेल के बारे में पढ़ा था, जहां पर आम लोग बेस्टाइल जेल पर हमला कर देते हैं और वहां से 7 कैदियों को छुड़वाते हैं और वहां के कमांडर को वो मार देते हैं। वहां से पूरी इसकी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि बेस्टाइल जेल को जो है ना वो एक प्रकार से बुरी तरीके से देखते थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत जुल्म सहा था। उस जेल को गिराने में उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, फिर उसके मटेरियल को लोगों ने बेच भी दिया मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले पार्ट में। द एबोलिशन ऑफ द सेंसरशिप। अब एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप को भी जो है खत्म, मतलब एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप क्या होता है कि आप बिना राजा के पूछे उसके बारे में कुछ भी नहीं छपवा सकते। मतलब राजा से पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि उसको क्या छापना और क्या नहीं छापना अखबारों के अंदर। So in the old regime, all the written materials and the cultural activity, books, newspaper, plays could be published on the performed only after they had been approved by the censors of the king। तो हर चीजें आप पब्लिश करवा रहे हो,
राजा की जो है परमिशन से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नाउ द डिक्लेरेशन द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजंस प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट्स। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स इन द फ्रांस फ्रॉम द वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब देखो अब क्या हो रहा है, जो आइडिया है फ्रीडम के, अब वो जो है अर्बन एरिया से कंट्री साइड एरिया में चले गए हैं। कंट्री साइड क्या होता है, जो गांव वाले एरिया है, पूरी जगह जो है फैलाव हो चुका था फ्रीडम का, इक्वालिटी का, राइट। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस के अंदर। अब जो है वो सभी के सभी जो लोग हैं उनके अंदर खुशी की लहर थी कि भाई अब हमें राजा की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, हमारे पास अपने राइट्स होंगे। Freedom of the press also meant that opposing view of the event could be expressed. Each side shout to convince that there are other opposition throughout the mediums of print. अगर किसी को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, कोई भी अगर कुछ चीज़ करनी है, तो वो अपने जो है खुले तरीके से कर सकता था, पैम्पलेट्स में या फिर किसी भी जगह वो अपने अच्छे से छपवा सकता था उनको। Songs and festival processions attracted large numbers of people. This was one of the ways they could grasp and identify and with ideas such as liberty and justice that political philosophers wrote about it length in the text which only friendful to educated people could read. तो ये सब बातें जो हैं स्कॉलर्स ने लिखी या फिर बताई गई कि भाई कैसे उस टाइम में जो है एक फ्लो सा आ गया था लोगों के बीच में कि किस तरीके से उनको पूरा का पूरा चीज़ें देखने को मिली। अब यहाँ पर मैंने पहले आपकी जिक्र किया था आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अब ये देखिए, ये नेपोलियन है, नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स। अब यहाँ पर पिक्चर है नेपोलियंस की जहाँ पर वो एल्प्स पहाड़ियों को पार कर रहा है, और ये बनाई किसने, डेविड ने। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ द फ्रांस। 1804 के अंदर बोनापार्ट अपने आप को क्या कर देता है, राजा घोषित कर देता है फ्रांस का। पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में आ गई, नेपोलियन के हाथ में। He set out to conquer neighboring Europe countries, dispossessing dynasties and creating kingdom where the placed member of his family। देखिए वो टेरिटरी को हड़पता और उसको जीतता और वहां पर अपने ही लोगों को बिठा देता गद्दी के ऊपर, राइट। नेपोलियन सा हिज रोल ऑफ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। स्टार्टिंग में उसने अपना जो रोल दिखाया कि मैं ना बहुत ही पोलाइट हूँ, लोगों को भला करने वाला हूँ, इक्वालिटी में लेकर आऊँगा, जस्टिस में लेकर आऊँगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हर चीज़ के अंदर। ही इंट्रोड्यूस्ड, और उसने कुछ अच्छे काम किए। ही लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने का उसने काम किया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड द मेजर्स प्रोवाइड द डेसिमल सिस्टम, जो आज में वेट मेजरमेंट हम जो यूनिट यूज करते हैं उसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया। इनिशियली मैनी शॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। उसको देखने लगे लोग ऐसे कि ये सच में हमारी सपनों का राजा है जो हमें हमारे देश को, राष्ट्र को महान करने में योगदान दे रहा है। बट देखते हैं, बट सून द नेपोलियंस आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बाद में अब ये क्या होने लगा, इनकी जो आर्मी है वो एक प्रकार से धक्का करने लगी लोगों के साथ में, और उनको फोर्सली उनकी जमीनों से हटाया गया नेपोलियन आर्मी के द्वारा। He was finally defeated as a Waterloo 1805। 1815 के अंदर वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा देती है कुछ सेनाएं मिलकर। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europeans had an important impact of the people long after Napoleons had left। अब देखो, अब जहां जहां पर नेपोलियन गया लड़ाई लड़ने के लिए, वहां पर इसके आइडियाज फैले दूर दूर तक कि भी कैसे यूरोप के अंदर इसने जो है राइट टू प्रॉपर्टी को दिलाया, या फिर लोगों के अंदर किसी ने छवि बना ली थी अच्छी, तो उसको दूर दूर को फैलाया कैसे कि जो सेना है इसकी दूर दूर तक अलग अलग राज्यों में लड़ने जाती थी, अलग अलग कंट्री के अंदर, जहां से इस आइडिया को प्रोपगेट करने में हेल्प मिली। The ideas of the liberty and the democratic rights were the most important legacy of the French revolutions. These spread from the France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal system को भी बंद करने का काम हो रहा था, और सभी को जो लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स की जो है लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन से देखने को मिली पूरी की पूरी। ये जो आइडिया है ना फ्रेंच रिवोल्यूशंस का, फ्यूडल सिस्टम कैसे जो है बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी किसानों से, राइट। अब यहां पर हम इसकी फाइनल स्लाइड पे आ गए हैं, ठीक है, यहां से पढ़ेंगे।
वर अबोलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया गया था। colonized peoples reworked the idea of freedom from the bondage into their movements to create sovereign nations and state। अब जो लोग अपने पीपल जो कॉलोनी थी, अब लोग जो है बॉन्डेज सिस्टम से जो मूवमेंट में क्रिएट, सोवरन नेशन क्या होता है? संप्रभुता देश, जिसका अपना कानून हो, देश का अपना राज्य, अपनी जगह, अपने कानून, सब कुछ अपना हो, दैट इज कॉल्ड सोवरन नेशन स्टेट। टीपू सुल्तान, अब टीपू सुल्तान ये मैसूर का था राजा उस टाइम में, जब हम पढ़ाएंगे इनके बारे में आपको बताएंगे। हैदर अली का लड़का राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को बंद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1829 के अंदर सती प्रथा को बंद करवाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आर टू एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल्स हु responded to the ideas coming from the revolutionary France। इन दो लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत ही सराहाया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन लोगों ने ये भी बताया कि कैसे लोग जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी उन लोगों ने। तो यहाँ पर जो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होता है, राइट। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, उनका नाम था नेपोलियन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ नेपोलियन की। ये देखिए, ये नेपोलियन है। अब जो नेपोलियन है, इसका जो जन्म होता है वो 15 अगस्त, क्योंकि उस दिन हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे होता है, तो 15 अगस्त को इसका जन्म होता है नेपोलियन का। नेपोलियन की जो हाइट होती है ना, वो अराउंड 5.6 फीट होती है, 6.5 फुट का ये आदमी होता है। तो कुछ लोगों ने जो है इसको बोना भी बोला, ठीक है। अब इसकी स्टोरी क्या थी? जब इसकी सेना एल्प्स की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने के लिए जा रही थी, वहां पर युद्ध लड़ना था उनकी सेना को, नेपोलियन की सेना को। तो ऐसा कहा जाता है जब उसकी सेना जा रही थी पूरी की पूरी चढ़ाई करने के लिए एल्प्स की पहाड़ियों से, तो वहां पर बीच में एक बूढ़ी मिलती है, इनको बूढ़ी जो औरत मिलती है, तो वो इनको रोकती है कि आप एल्प्स की पहाड़ियों पर जा रहे हो, आपको पता है इस बारे में कि जो भी एल्प्स की पहाड़ियों पर गया है वो आज तक वापस लौट कर नहीं आया। तो इसमें नेपोलियन जो है उस बुढ़िया की तरफ, जो बूढ़ी औरत है उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और उनको ये कहते हैं कि धन्यवाद, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। उसने कहा हौसला कैसे? क्योंकि मुझे मुश्किलें पार करने में मजा आता है, नेपोलियन ने उनको जवाब दिया। और ये भी कहा नेपोलियन ने कि मैं लौट कर वापिस आऊंगा और आपको ये स्टोरी, मुझे मेरी जो स्टोरी है आपको सभी को बतानी है। और नेपोलियन उनको जो है एक हीरे का जो है हार भी देता है, भेंट करता है उस महिला को, ये लीजिए आपके लिए। तो महिला बदले में उनको आशीर्वाद देती है कि आप लोग अवश्य जो है जीत कर लौटेंगे, ये मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, राइट। फिर नेपोलियन जो है चढ़ाई के लिए जाता है और उसकी जो सेना है उस जो बूढ़ी औरत है उसकी बातों को सुन लेती है और सारे के सारे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो पक्का सारा हम ही सभी सारी सेना को ख़त्म करवाने वाला है। उसकी सेना ने कहा कि हम नहीं जाएंगे एल्प्स की पहाड़ियों को, हम चढ़ाई नहीं करेंगे। तो नेपोलियन कहता है ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लेना आपको एल्प्स की पहाड़ियाँ चढ़नी या नहीं चढ़नी है, ठीक है, लेकिन एक बार आने तो दो। बोला जब आएगी सभी सेना को इकट्ठा कर लेता है एल्प्स की पहाड़ियाँ, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लेना आपको इसकी चढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, राइट। बोला ये भी ठीक है। वहाँ के जो सारे के सारे सैनिक होते हैं ये मान लेते हैं उस बातों की, हाँ जब आप जाएंगे तो हमें बता देना, ठीक है। तो एल्प्स की पहाड़ियाँ जब वो कंटिन्यू चलते रहते हैं तो एक पहाड़ी आती है वहाँ पर। उसने कहा कि ये पहाड़ी है वो जिसके हम जो चढ़ाई करनी है एल्प्स, ये है। तो नेपोलियन ने कहा नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो इससे भी 3 गुनी बड़ी है इस पहाड़ी से। फिर आगे चलते हैं, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, फिर आगे आगे, राइट। और फिर एक पहाड़ी आती है तकरीबन उससे दुगनी बड़ी। तो वो नेपोलियन से फिर पूछते हैं क्या ये वही पहाड़ी है एल्प्स की? बोला नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो 3 गुना बड़ी है। तो जैसे जैसे वो उस पहाड़ी को वो क्रॉस करते हैं फिर एक प्लेन एरिया आ जाते हैं, समतल मैदान आ जाते हैं।
तो वो सारे के सारे थक जाते हैं। फिर नेपोलियन से पूछते हैं कि भाई एल्प्स की पहाड़ी और कितनी दूर है। तो नेपोलियन जवाब देता है अपनी सेना को, कौन सी एल्प्स की पहाड़ी है, वो तो जा चुकी है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि नेपोलियन कितना बहादुर था और उसने सेना को अपना मनोबल बढ़ाए रखा कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में भी होनी चाहिए, क्योंकि एल्प्स एक समस्या थी उन सैनिकों के लिए, लेकिन उन लोगों ने क्रॉस भी कर दिया। लेकिन शर्त ये थी कि उनको पता नहीं चला कि प्रॉब्लम तुम्हारी इतनी बड़ी है, या फिर उनको पहले बता देते कि ये एल्प्स है तो पहले ही भाग खड़े होते। तो नेपोलियन ने ये सब नहीं बताया और फिर उन लोगों ने फिर वो युद्ध भी जीता, जो जिस नेपोलियन जो है जिसको लड़ने के लिए जा रहा था। तो नेपोलियन के कुछ कोट्स भी हैं जो उसने बता रखे हैं कि भाई जो असंभव शब्द होता है, इम्पॉसिबल वर्ड, वो सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। ये भी सही है, क्योंकि उस नेपोलियन की एक ही थॉट प्रोसेस ये थी कि जो असंभव होता है वो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेपोलियन ने ये सब कहा। और एक और कोट्स मुझे याद आ रहा है उनका, उसने कहा था कि भाई अगर आपको कोई भी काम अच्छे से करना है, कोई भी काम आप कर रहे हो XYZ, अगर आप उसको आप सबसे अच्छे तरीके से करना है तो उस काम को आप खुद करिए। ये उनकी सोच थी उस टाइम में नेपोलियन की। एक महान राजा ये बने, फिर महान सेनापति भी थे ये, जिन्होंने पूरी अपनी सेना का नेतृत्व किया, राइट। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारी ख़त्म होती है, इसके जो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3, उनके आपके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अगर कुछ मेरे द्वारा कोई चीज़ें गलत बताई गई हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको इन फ्यूचर उन चीज़ों को ठीक कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पार्ट नंबर 1 और 2, 3 को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।